हेलो व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। आई प्रे टू गॉड योर ड्रीम्स कम ट्रू इन 2025। जो आपने सोचा है वो आपको हासिल हो जाए। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं 2025 की शुरुआत कर रही हूँ। ऐसी वीडियोस बना के जिसमें आपको टिप्स दूंगी किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, चाहे आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं या आप एज अ विजिटर या टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं इन developed nations such as Australia, Canada, US, UK, anywhere। सो शुरुआत करने जा रही हूँ सिर्फ कनाडा से, क्योंकि कनाडा ने बढ़ बढ़ के चेंजेस दिए हैं। इतने चेंजेस आए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2024 में, जो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट तो हो गए हैं, और 2025 में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चाहे वो साल की शुरुआत में कैपिंग हो, उसके बाद प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर हो, वर्किंग आवर्स को लेके चेंजेस हो, डीएलआई चेंज करने को लेके नया स्टडी परमिट डालने की बात हो, फ्लैग पोलिंग हो, विजिटर वीज़ाज वालों के लिए जो ड्यूरेशन है उनके वीज़ा की उसको हो, लैंग्वेज टेस्ट को लेके हो, मतलब भर भर के कोई कमी नहीं रही बदलाव की। 2025 में आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सो आज का वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, पूरे साल आपको गाइड करेगा। इसको उन तक ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना जिनका ड्रीम डेस्टिनेशन कनाडा है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना है। जो लोग स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कनाडा में, अब उनके लिए जानना ज़रूरी है कि सारी एप्लीकेशंस वर्ल्ड वाइड नॉन एसडीएस में जा रही है। एसडीएस का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। अब इस चीज़ के लिए आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और किस तरीके से तैयार रहना, क्या फैसिलिटीज़ इसके साथ आपको मिली हैं, इन सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। गाइस, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है ना, वो नॉन एसडीएस में है, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके ऊपर वैसे भी मैं प्रोसेसिंग टाइम की अपडेट अपने हर हफ्ते वीडियोस में बताती रहती हूँ। अब उसको देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि रियल टाइम एज पर आईआरसीसी वेबसाइट उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में कितना टाइम लग रहा है। सो गाइस, मेरा सजेशन है इसके लिए 6 महीने पहले अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दीजिए जिस इनटेक में आप जा रहे हैं। सपोज आप सितंबर में जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए मार्च में अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दीजिए, अदरवाइज मार्च अप्रैल में कर दीजिए। इसे बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिए, अदरवाइज आपका इनटेक स्किप हो सकता है इन केस अगर आपका वीज़ा डिसीजन ऑन टाइम नहीं आता। दूसरा मेजर चैलेंज है कि वीज़ा डिसीजन पॉजिटिव आ जाए। इसके लिए आपको आपका प्रोफाइल जो है ना, वो भी कुछ कंट्रीज लेवल पे कम्पीट नहीं कर रहा, वो कम्पीट कर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है उसी पर्सपेक्टिव से, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए सबसे पहले आपके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा, लैंग्वेज टेस्ट। अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा टेस्ट दें, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपका जो भी लैंग्वेज टेस्ट आप दे रहे हैं, नो डाउट यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ एडमिशन ले रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पूरा करेगा ही करेगा, जो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स है उसको तो फुलफिल करेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए 6 ईच फॉर यूजी, 6 ईच 6.5 ओवरऑल फॉर पीजी, जो एसडीएस की रिक्वायरमेंट थी। तो इसको टारगेट ज़रूर कीजिए। अब इसमें फैसिलिटी आपको ये है कि आप जो सा मर्जी टेस्ट दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं कि आइल्स देना है, ये नहीं कि पीटी देना है, जो सा मर्जी दें जिसमें आप कंफर्टेबल है, आपको लगता है आपका डिज़ायर्ड और आपका रिक्वायर्ड स्कोर आ सकता है, टेस्ट दे दीजिए। अगली फैसिलिटी, आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में 20,635 कैनेडियन डॉलर्स प्लस बैंक चार्जेस अलग से पे करने पड़ते थे फॉर जीआईसी। तो अभी जीआईसी पे करना है नहीं करना है वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। तो अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जीआईसी पे कर दीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्यों पे करना हुआ, क्यों 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना हो। पे इंडिया के अपने ही बैंक के अकाउंट में जीआईसी का अमाउंट रख के उसको शो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपके फंड्स शो कर रहा है, जो आपके पेरेंट्स का इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम की बात करें या उनके प्रूफ है, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो आपने ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ बात करते हैं प्रोग्राम की। गाइस, प्रोग्राम का सिलेक्शन इन 2025 प्रॉपर वे में कीजिए। दो तरह के प्रोग्राम हैं, या डिग्री के लिए जाते हैं या डिप्लोमा के लिए जाते हैं। डिग्री के लिए जाते हैं तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको पीजीडब्ल्यूपी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई इतना हार्ड नहीं है, आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल होते हैं।
लेकिन अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हो तो आपको स्पेसिफिक लिस्ट चेक करनी है, कॉलेज जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जो प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम्स आईआरसीसी के द्वारा लिस्ट बना के शो किए गए हैं, दिए गए हैं, क्या आपका प्रोग्राम उस लिस्ट में आता है कि नहीं। इसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं उससे बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस ने देनी शुरू कर दी हुई है कि ये वाले प्रोग्राम्स हैं, आप इसमें एडमिशन लोगे आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। तो अगर डिग्री कर सकते हैं ना तो मैं यही कहूँगी कि आप डिग्री कर लीजिए। ट्यूशन फ़ी की बात करें तो गाइस ट्यूशन फ़ी को लेके भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले 1 ईयर का पे करना मैंडेटरी होता था, नाउ चाहे हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि 1 ईयर का पे करें क्योंकि आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स का पे करना चाहते हैं तब भी आप पे कर सकते हैं। इवन कुछ पब्लिक कॉलेजेस आपको 1500 कैनेडियन डॉलर्स पे एलओए दे देते हैं। डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वो वेरी करता है, वो आपको चेक करना पड़ता है अपने कॉलेज के साथ। आप कम फीस पे करके भी कनाडा में अपना वीज़ा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनशोर स्टूडेंट्स की। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अपना डीएलआई चेंज करते हैं। उनके लिए भी चेंजेस हैं, वो ये है कि अब अगर वो डीएलआई चेंज करते हैं तो उनके लिए नया स्टडी परमिट डालना ज़रूरी है। ग्रेस पीरियड मिला है 2 इनटेक्स का, दैट इज़ विंटर एंड समर। लेकिन इसमें अगर वो अपना स्टडी परमिट डालते हैं, डिसीजन नहीं आता तो डीएलआई में अपना कंटिन्यू कर सकते हैं नए वाले में अपना स्टडी। लेकिन फॉल 25 ऑनवर्ड्स डिसीजन आएगा, उसके बाद अपना स्टडी कंटिन्यू करना है। एक मेजर चेंज है, ध्यान रखिए गाइस। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जब आप अपनी कंट्री से अप्लाई करते हैं ना, पहले ही सोच समझ के डीएलआई में एडमिशन लीजिए, अपना प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए क्योंकि इस टाइम पे आईआरसीसी के पास आपकी सारी रिपोर्ट जा रही है। स्टूडेंट से भी मांग रहे हैं और कॉलेजेस से भी मांग रहे हैं, दोनों से मांग के वो अपने रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। आपका वीज़ा जो है आगे फ्यूचर में आप जिस भी वीज़ा में अप्लाई करते हो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा अगर आप क्लियर कट रखते हो अपने मतलब अपने विज़न को, आपका प्रोफाइल अप्रोप्रिएट रहता है। अगर आप कुछ भी 19 केसेस में करोगे कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर वीज़ाज़ के लिए इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। अगली चीज़ है वर्क राइट्स को लेके। 24 आवर्स वर्क करना है गाइज, आपको ये मिला है तो इतने टाइम पे काम कीजिए ना, कैश के ऊपर काम लगे रहे क्योंकि डेपुटेशन के केसेस देखे गए हैं, ये मीडिया में भी है न्यूज़ में भी है, तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कैपिंग की बात करें तो ऑब्वियसली जो पीछे इंट्रोड्यूस हुई थी उससे और स्ट्रिक्ट होगी इस साल। तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर का जो प्रोसीजर है वो तो चलेगा ही चलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा आपका कॉलेज आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर दे, आपको एलओए दे, फिर आप अपनी वीज़ा अप्लाई करें। स्पाउस ओपन वर्क परमिट, काफ़ी लोग अपने स्पाउस को साथ में लेके जाते हैं, खुद पढ़ते हैं और स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे रहता है। इसको लेके भी ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस जो हैं वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल्स को ही परमिट कर रहे हैं कि वो अपने स्पाउस को लेके जाएं। इसमें मास्टर डिग्री, डॉक्टरल डिग्री या कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिग्री को कर रहे हैं, तो वो ही अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकते हैं। ये अब रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। नंबर ऑफ स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। सो ड्यूरेशन भी आपको ध्यान रखना है, 16 मंथ्स का चाहिए आपके स्पाउस के प्रोग्राम का। अगर वो वहाँ पे पढ़ रहा है तो ये 16 मंथ्स का प्रोग्राम होना चाहिए, तभी वो अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे लेके जा सकता है, अदरवाइज नहीं परमिशन मिलेगी। अब बात करते हैं पीजीडब्ल्यूपी की। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके भी चेंजेस हो गए हैं। एक मेजर चेंज आया है दैट इज़ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया है CLB लेवल 7 फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए CLB लेवल 5 एक मैंडेटरी है। गाइस मैं सजेशन ये देती हूँ कि आप जब वर्क कर रहे हैं कनाडा में या अप्लाई कर रहे हैं वर्क के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप परमिट की जो भी कंडीशंस हैं उसको ब्रीच ना करें, उसको अबाइड बाय करें, अदरवाइज़ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि आईआरसीसी इस टाइम पे काफ़ी रिकॉर्ड्स मांग रही है। और 2025 में जो लोग अप्लाई करते हैं अगेन आपका जो प्रोग्राम है अगर वो शॉर्टेज मतलब ऑक्यूपेशंस की लिस्ट में है तो उस केस में ही आपको परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये तो मेजर चेंजेस है पीजीडब्ल्यूपी को लेके। अब बात करते हैं विजिटर वीज़ा की। जो लोग विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनको ध्यान रखना है कि अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन 6 महीने पहले लगाएं ऑन एन एवरेज, क्योंकि 3 से 4 महीने लग जाते हैं वीज़ा डिसीजन आने में।
उसके बाद आपका ऑन एन एवरेज 1 मंथ लगता है वीज़ा स्टैम्प होने में। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो गया हुआ है, तो अगर आप विंटर में जाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए स्प्रिंग में अप्लाई कीजिए या आप समर में अप्लाई कीजिए, डिपेंडिंग आप कौन से महीने जाना चाहते हैं। तो दूसरी बात है ड्यूरेशन को लेके। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो विज़िटर वीज़ा है वो सेम ड्यूरेशन का सबको मिलेगा। जैसे पहले होता था 10 इयर्स या आपका जब तक का पासपोर्ट का एक्सपायरी है उन दोनों में से जो कम होता था उसका वीज़ा स्टैम्प उतनी ड्यूरेशन का होता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है आपको वीज़ा 2 महीने का मिले, 1 महीने का मिले, 3 महीने का मिले, सिंगल एंट्री मिले, मल्टीपल एंट्री मिले, वो वेरी करेगा प्रोफाइल टू प्रोफाइल के ऊपर कि आपका पर्पस टू एंटर कनाडा क्या है, ये मैटर कर रहा है। सो गाइस इसके लिए ये तो एम्बेसी ऑफिसर के हाथ में है। अगर आप पोर्ट ऑफ एंट्री में जाते हो तो आप का जो CBSA ऑफिसर है उसके हाथ में है कि आपको मल्टीपल एंट्री के लिए बोलता है या सिंगल एंट्री के लिए बोलता है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको अलाउ करता है कनाडा में रहने का। तो ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं आपके प्रोफाइल को, इसीलिए सोचा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। होपफुली वीडियो इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। सो गाइस मेरा यहाँ पे पर्पज़ है आपको क्लियर करना कि क्या मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं कनाडा में अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। तो आपको जब भी अप्लाई करते हो ना इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना, अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए और ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए।